लेक्चर 61 शिवराज और युवराज का अंत। राजस्थान की नई हुक्मरानी सा का राज्य अभिषेक। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pok Story. Comment for more episodes. हेलो दोस्तों, मुझे आप सब से एक बात करनी है। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि मेरी स्टोरी पर रीडर कम आ रहे हैं, जिस वजह से ये बंद हो सकती है। माना कि मेरी गलती है कि मैं रेगुलर पोस्ट नहीं कर पाती, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं डेली पोस्ट करूँगी और अब से भी मेरा साथ देने की आस करती हूँ। कीप रीडिंग, कीप सपोर्टिंग। अब आगे जब तभी वह आवाज़ सुनते हैं तो वो पीछे मुड़ जाते हैं, तो अपने सामने अपने हुक्मसा को देखकर उन सभी में चमक और उनके सिर उनकी इज्जत में नतमस्तक हो जाते हैं। सुमित भी वहाँ देखता है। यहाँ गेट पर धीरज जी और अभिजीत जी खड़े थे। अपने वही तेज और शेर जैसी चाल चलते हुए सभागृह में आते हैं। सुमित उन्हें देखकर कांपने लग जाता है और लड़खड़ाकर गिर जाता है। ये देखकर अभिजीत जी उसे ताना मारते हुए, कितना गिरोगे, तुम्हें पहले ही बहुत ज्यादा गिर चुके हो, अपनों की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में, समाज की नज़रों में। लेकिन खैर, हमें ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी औकात का पता है। तुम्हारी यही औकात है हमारे पैरों के नीचे। धीरज जी अभिजीत जी को रोकने का नाटक करते हुए, बेटा ऐसे किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाते से बहुत गलत बात होती है पापा, लगता है और लोग घमंडी बोलते हैं। युवराज का भाई शिवराज से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो वहाँ पर आता है और धीरज जी पर चिल्लाते हुए, ओए बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें गरीब बोलने की? पहले खुद की हालत को तुझ जैसे फटीचर जो खड़े खड़े खरीद ले हम। ये हमारे पुरतों की दौलत है। अभिजीत जी उसको एक कसकर थप्पड़ मारते हैं, जिससे शिवराज सीधा सीधा जी के पैरों में गिरता है। अपने बड़ों का आदर करना सीखो। और कौन से पुरखे, हाँ कौन से पुरखे? 1 मेरे दादाजी जो इस महल के वारिस थे, मैं उनके बेटा का बेटा हूँ, इसलिए इस पर मेरा भी अधिकार है। उसकी बात सुनकर अभिजीत जी मुस्का देते हैं और धीरे से उसके कान में, बेटा, जिस दादाजी की तुम दुहाई दे रहे हैं वो तुम्हें अपना मानते भी नहीं थे। तुम्हारा बाप उनकी नशे में की गई गलती था, जिस वजह से उसने कभी नहीं अपनाया। फिर धीरज जी शिवराज को देखते हुए, दूसरी बात, इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन तो तुम्हारे सामने खड़ी है। रोहाने का अभिजीत राठौर। शिवराज अपनी गाल पर हाथ रखकर खड़ा होता है और उनको घूरते हुए, किसी के कहने से हम कैसे मान लेंगे? सब जानते हैं कि बहुत साल पहले ही आई महल की सो कॉल्ड बाइसा हुकम मर चुकी है एक्सीडेंट में, तो क्या अगर उसकी कोई भी हमशक्ल यहाँ पर आकर इस चीज़ को क्लेम करेगी तो क्या हम मान जाएंगे? शेर को उसकी वीरता का प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी चाल, उसकी आंखों की वह तेज से ही पता चल जाता है कि वह शेर है और कितना खतरनाक है। शेर कौन है ये तो समय ही बताएगा। अगर आपके इस शेर में इतनी ही हिम्मत है तो करें हमसे मुकाबला और साबित करें कि इसमें राठौर परिवार का खून दौड़ता है। हम तो यह मान भी नहीं रहे, इसका ही कहना है कि यह राठौर परिवार से है, जो कि कब का खत्म हो चुका है। अभिजीत जी कुछ कहते कि रूही उनको शांत कराते हुए, कोई बात नहीं बाबा सा, हमें ये करने दीजिए, आखिर की गिद्धों का मखौटा भी उतारना होगा। देर उसकी ओर मुड़ते हुए, चलो तलवारबाजी फिर फैसला करते हैं, क्योंकि राठौरों के खून में ही तलवारबाजी है। बच्चा अपनी माँ का नाम बाद में लेता है, पहले वह तलवार पकड़ना सीख जाता है। वहाँ पर 2 तलवारें लाई जाती है। शिवराज जल्दी से रूही पर वार करने लग जाता है, लेकिन शायद उसने रूही को लड़की जानकर कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। रूही बहुत ही आसानी से उसके बारे को रोक रही थी। शिवराज ये देखकर और तेजी से उसके ऊपर वार करने लग जाता है, लेकिन वही उतनी ही आसानी और शांति से उसके सारे वारों को रोक रही थी। क्यों शेर के भेष में छुपे हुए गिद्ध, बस यही थी तुम्हारी ताकत कि तुम एक लड़की को भी मात नहीं दे पा रहे। लड़की हो, लड़की की तरह रहो, हमसे जबान लगाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम जैसी हो को हम अपने बिस्तर पर रोलते हैं। रूही को बहुत गुस्सा आता है। वो एक तेज वार करती है, जिससे शिवराज के हाथ में एक गहरा कट लग जाता है। उसके बाजू से खून से सन जाता है। औरत को कमजोर समझने वाले से मत बोल कि तुझे भी किसी औरत ने जन्म दिया है। औरत खुद में शक्ति का रूप है, जो तुझ जैसे राक्षस को जन्म दे सकती है और उनका खात्मा भी कराकती है। उद्धरण चिन्ह।
फिर वो थोड़ा सा दुख जाहिर करते हुए, लेकिन तुम उस ममता से वंचित रहा है क्योंकि तेरे इस बाप ने तो जीते जी तेरी माँ से जुदा कर दिया और तुझे छोड़ दिया। अपनी इस घटिया चालों में मुझे तुझ पर तरस आता है। तेरे अपने ही बाप का हथिया बनकर रह गया तू। शिवराज उस पर हमला करते हुए, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम ये सभी इसलिए कर रही हो ना कि तुम मेरे हाथों से बच जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रूही उसका वार रोकते हुए, कभी पूछना अपने इस पूजनीय पिताजी से कि मैं जो बोल रही हूँ वह सच है क्या? जो इतने समय से इन्होंने तुम लोगों को पक्की पढ़ाई है वह सच है? जवाब तुम्हारे सामने होगा। पीछे से युवराज अपने हाथ के दर्द को दरकिनार कर उठता है और एक तलवार निकालकर रूही के पीठ के पीछे वार करता है। उससे पहले 3 तलवारें उसको रोक लेते हैं। वह उस और देखता है, ये 3 आदमी थी जो कि कोई और नहीं, शेखर, रौनक और आरव थी। हमारी बहन को अकेला समझकर उस पर पीठ पर वार करने चले हो, ये तो अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। आरव भी डेविल स्माइल देते हुए है और तुम उसको मारने चले हो। अरे मेरी बीवी तो खुद डेमनों की मास्टर, पहले देख ले किससे पंगा ले रहा है। रूही भी अपनी तलवार को घुमाते हुए, तुम जैसे नामर्द हमेशा पीठ पीछे वार कर सकते हैं, सामने से वार करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ये बोलकर रूही शिवराज के आर पार तलवार कर देती है। वही शेखर भी युवराज का हाल करता है। सुमित को अपने दोनों बेटों से कोई मतलब नहीं था, वह तो वहां से खिसक जाता है। जब सभी का ध्यान उस पर जाता है तो वो उसे ढूंढते हैं, लेकिन वह अब तक वहां से जा चुका था। कैसा बाप है जो अपने बेटों का सगा नहीं हो सका? इसे सिर्फ पावर चाहिए और इसे किसी चीज से मतलब नहीं है। ये बोलकर रूही तलवार को फेंक देती है तो तभी उसके पास आ जाते हैं। रूही अपने परिवार को देखकर बहुत सारा खुश हो जाती है। वो उन सभी के गले से लगती है। तभी वहां पर सुभद्रा जी, रजनी जी, वीना, मिनी, पायल, कनिष्क, मंत्रा, आरसी और सभी आ जाते हैं। वो सभी एक फैमिली हक करते हैं। वही सारी जनता अपने पुराने हुकुमसा के परिवार को देखकर बहुत ज्यादा खुशी और सभी उनके नाम के जय जयकार बनाने लग जाती हैं। अब देखना कैसे इस शहर की बुराइयां दूर हो गई। आ गए हैं इस जंगल के शेर अपनी जंगल पर शेर से राज करने। धीरज और अभिजीत जी आगे आते हैं और पूरी सभा को संबोधित करते हुए के सामने हाथ जोड़ते हैं। हमें उम्मीद है कि हम सब आपके दिल में होंगे और आपके दिमाग को में भी होंगे। आज हम इस गद्दी पर फिर से इसकी हुक्मरानी सा को बिठाना चाहते हैं। अगर आप सब में से किसी को कोई एतराज है या शक है कि यह आपकी बाइसा हुक्म नहीं है तो वह इंसान सामने आ जाए, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत है। मालिक, ये कैसी अनर्थ बातें कर रहे हैं? हम आप पर एतबार ना करें, आपकी तो जुबान ही काफ़ी है किसी चीज़ में जान डालने के लिए। अगर आप दिन को रात बोल देंगे तो वह भी मान जाएंगे और हम सब ने अपनी बाइसा हुक्म के काबिलियत तो देख लिए हैं। जी, हमारे लिए हमारी बाइसा हुक्म रूहानिका राठौर है और थी और वही रहेगी, हमें उन पर कभी शक नहीं था। सभी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं। पंडित जी आगे आते हैं और एक दूध का कंटेनर लेकर आते हैं और रूही को उस नहलाया जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर उन पापियों का खून तो लगा हुआ था। फिर जाकर एक हुक्मरानी जैदी पोशाक पहनकर आती है। देखकर सभी मंत्र मुक्त हो जाते हैं। रूहानिका के चेहरे पर तेज ही ऐसा था, वह सभी को सामने नतमस्तक होते हुए सभी साथी गद्दी पर बैठ जाती है। सभी तरफ जोर जोर से तालियां बज रही थी। वही मिनी अपने बेटे अर्नव को इतने सालों के बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। तो उसने तो अर्नव को पैदा होते ही छोड़ दिया था उन्हीं के पास, क्योंकि उस समय ना तो वक्त ऐसा था ना ही हालात। वह तो बस अपने बच्चे को प्यार बता रही थी। वही शेखर का भी अलग हाल नहीं था, वह तो उसके साथ ही खेलने लगे हुए थे। वही अर्नव खुश था इतने बड़े परिवार को पाकर। रात के समय डाइनिंग टेबल पर रूही और बाकी सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। वही घर के सर्वट खुशी से सबको खाना परोस रहे थे, क्योंकि अब कोई उन्हें नीचा नहीं दिखाएगा, ना ही उनकी इज्जत पर खतरा होगा। रूही को हमेशा की तरह शेखर खाना खिलाता है, जिससे उसकी आंखें नम हो जाती। हाँ, वो उन्हें भाई के कंधे पर सिर रख लेती है तो शेखर उसका सिर सहलाता है। बस गुड़िया, जितना दुख था वो खत्म हो चुका है, अब कभी इन आंखों में आंसू ना आ पाए। 11 रूही हमें सिर हिला देती है। वही अर्नव मिनी के हाथ से खाना खा रहा था, लेकिन उसके आरव का हाथ पकड़ रखा था।
बाकी सबको भी घरवालों ने अपना लिया था, लेकिन सभी पायल को देखकर हैरान थे क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल रूही की तरह था। लेकिन तभी वहां पर एक शख्स आता है, पायल को गले से लगा लेता है। ये कोई और नहीं नीरज था, जो कि सबसे आखिर में घर में पहुंचा था। हमारा लड़ाकू विमान इतना बड़ा हो गया कि पहचान में नहीं आ रही, तुम तो परछाई थी, लेकिन अब देखो पूरी की पूरी जूही अपनी जीजी माँ जैसी हो गई है। नीरज की बात सुनकर पायल मुस्कुरा देती है और उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए, बदलते तो तुम भी नहीं, पहले भी मोटू थे अब भी हो एक। नीरज अपनी नाक सिकोड़ते हुए, देखो मुझे ध्यान से देखो, मैं कितना हैंडसम हो गया हूँ, लड़की मरती है मुझ पर। हाँ हाँ, सालों बाद में नहाने तो लड़कियां मर ही जाएंगे ना आपकी बदबू से, इसलिए रोज नहाया करो ताकि कुछ लड़कियां जिंदा भी रहे। काजू कतली की बच्ची, रुक, मेरे हाथों तुझे, तुम अभी सीधा करता हूँ, बड़ी आई मुझे गंदा बोलो मेरे हाथ में। ये बोलकर नीरज पायल के पीछे भाग में लग जाता है। वही पायल खिलखिलाते हुए इधर से उधर भाग रही थी, कभी वह किसी की ओर ले रही थी तो कभी किसी की। इस महल में फिर से खुशियां की किलकारी को सुनकर खुश थे। वही सरवन का हाल भी यही था, यही तो पवित्रता वो चाहते थे। नीरज उसको पकड़ लेता है और अपने गले से लगा लेता है। पायल भी रोने लग जाती है। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, तुझे नहीं पता कि तुमसे लड़े बिना तो मेरा खाना हजम नहीं होता था, इतने दिन उससे मैं तेरे बिना कैसे रहा हूँ मुझे पता है। तुम भी सुन लो, तुम्हें भी इजाजत नहीं है मुझे छोड़ने की। अगर इस बार कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी शक्ल देखी है ना, किसी को तुम्हारी सुपारी दे दूंगी। नीरज हल्का सा उसके सिर पर मारते हुए, लेकिन उस सुपारी को अप्रूव तो तुम्हारी रूही मास्टर ही करेगी ना, वो थोड़ी ना अपने भाई के सुपारी लेगी। सभी ऐसे ही हंसते हुए मुस्कुरा रहे थे, हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। ये देखकर आशी उसकी बाजू पर चुटकी करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी तो हंस किया करो, ऐसा कौन सा तुमने लोगों का उधार देना है जो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा ये सदा सा एक्सप्रेशन रहता है। उद्धरण चिन्ह। रौनक उसकी तरफ झुकता है और धीरे से उसके कान में आशी बासी रोटी कही कि अगर अपना मुंह बंद नहीं रखा ना तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। अरे नहीं प्लीज, मेरे दांत मत तोड़, वरना मैं अपने होने वाले हवी को किस कैसे करूंगी। रौनक हैरान हो जाता है इस लड़की की बेशर्मी को देखकर, लेकर फिर उसके चेहरे पर नॉर्मल भाव आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि यह लड़की इससे ज्यादा भी बेशर्म हो जाती है। लेकिन आशुतोष का खून खौल रहा था। वही किसी विला में एक लड़की जो आंखें बंद कर बैठी थी कि इतने में वहां पर एक दूसरी उसी की हम उम्र लड़की आती है और उसे चिल्लाकर बताते हुए, चंदू चंदू तेरा इंतजार खत्म हो गया, वह आ चुके हैं। तो कौन है ये लड़की, किसकी राह देख रही है ये। 62 रौनक चंद्रमुखी का रोमांच। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pok Story. Comment for more episodes. अब आगे। वो लड़की जिसका नाम चंद्रमुखी था, वह अपनी तितली जैसी पलकों को खोलकर अपनी नीली आंखों को उन पलकों की कैद से आज़ाद करती है। पर उस लड़की को देखते हुए, मनु तो सच बोल रही है ना, कहीं से तेरा कोई मजाक तो नहीं। देख, अगर तेरा ये कोई मजाक है तो प्लीज मत कर। तुझे पता है ना कि मैं उनके बारे में कोई मजाक सहन नहीं कर पाती। अरे मेरी बाबली चंदू, तुझे भी पता है कि मैं उनके बारे में मजाक नहीं करती। मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, अभी सुबह सभा में वह सब वापस आ गया, तेरा इंतजार खत्म हो गया पगली। चंदू की आंखों में आंसू आ जाते हो वहां से उठती है और भागकर बाहर एक बगीचे में आ जाती है और एक पेड़ के पास खड़ी हो जाती है जहां पर किसी का नाम का अक्षर था, उसको हाथ पर आती है। उसकी दोस्त मानसी उसके पीछे आती है और उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए, अरे अब तो मुस्कुरा दे पगली, अभी तो तेरे हंसने के दिन आए हैं और तू पागलों जैसी रो रही है। अब अपनी प्यारी सी मुस्कान लौटा दे और अपनी वह चंचलता, क्योंकि जब से सरकार गए हैं तब से हमने तो हमारी सखी चंद्रमुखी से कभी मिले ही नहीं। चंद्रमुखी मानसी के गले से लग जाती है। तभी वहां पर एक उम्रदराज औरत आती है और चंद्रमुखी की बलाइयाँ लेते हुए, हमने सुना जो अभी अभी मानसी बेटा ने कहा, अगर यह सच है तो हम तो सुबह ही चलेंगे और उनकी अमानत को उन्हें लौटा देंगे। बहुत हो चुका तुम्हारा इंतजार, अब हम भी नहीं देख सकते हमारी बेटी के आंखों में वह तड़प हो मिलन की चाह। चंद्रमुखी शर्मा जाती है और उनके गले से लग जाती है।
वही महल में ऐरी को नींद आ रही थी। वह अपनी आंखों को मसलते हुए सोफे के पास आकर, मामा मुझे नींद नहीं आ रही है, आलू को सुला दो ना। माँ शब्द सुनकर मिनी की ममता जाग उठती है। उसका दिल कर रहा था कि वो अर्नव को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगाकर उसे लोरी देकर सुलाए, लेकिन वह क्या कर सकती थी। उसने अर्नव को उसको रूही को सौंप दिया था। वह तो उसे माँ के रूप में जानता भी नहीं है। रूही हमको अपने पास बुला दी है और उसका सिर सहलाते हुए, बेटा मैं आपको आपकी बड़ी मम्मा के बारे में बताती थी ना, और आप कहते थे ना कि आपको आपकी बड़ी मम्मा से मिलना है। कौन से ढेर सारी कहानियां सुननी है और लोरी सुननी है। अर्नव अपना सिर हाँ में हिला देता है तो रूही उसे मिनी के पास ले जाते हुए, तो जाओ अपनी बड़ी मम्मी के पास, ये तुम्हें बहुत सारी कहानियां सुनाएगी और लोरी सुनाएगी। अगर आप इनको मीठी मीठी किस देंगे आपको चॉकलेट भी देंगे। सच्ची बड़ी मम्मा मुझे चॉकलेट देगी। आरू अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए कहता है तो मिनी जल्दी से अपने बेटे को अपने सीने से लगाते हैं। देखी जो आप चाहेंगे तो सब कुछ देगी। अर्नव तालियां बजाते हुए, तो ठीक है आलू आज बड़ी मामा के पास रहेगा। मिनी मुस्कुरा देती है और उससे अपनी बाहों में थामकर अपने रूम में लेकर चली जाती है। हाँ बेटा बड़ी मम्मी आपको सब। वही शेखर प्यार से रूही के अपने गले से लगा लेता है। हमने ये गलत फैसला नहीं लिया था, उसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि अगर वह जन्म देने वाली देखी है तो तुम उसको संस्कार देने वालों की यशोदा हो। उद्धरण चिन्ह र भाई में माँ यशोदा की तरह नहीं हूँ, लेकिन मिनी यशोदा जरूर है। भले ही मेरी माँ मेरी दादी माँ हूँ, लेकिन जब से मिनी आई थी वह भी मुझे अपने बच्चे की तरह रखती थी। उसने मेरे रहते कभी यह सोचा ही नहीं कि उनको आपको बच्चा करने की जरूरत है। उसे कैसे भूल जाऊं और आपकी अमानत को बिगाड़ने दे सकती थी। शेखर मुस्कुराकर का माथा चूम लेता है। ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन कोई था जो कैसे बाहर चला गया था। वापस चलते हैं चंद्रमुखी के पास। चंदू अपने बालकनी में लगे झूले में बैठकर झूल रही थी। उसके चेहरे पर आज इतना जाने वाली मुस्कान थी, उसको देखकर कोई भी बता सकता था कि वो बहुत से भी बहुत ज्यादा खुश है। वहां पर बैठकर गुनगुना रही थी। तभी उसको महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। चंद्रमुखी अपनी आंखें बंद कर लेती है और पैरों से अपना झूला रोक लेती है। उसकी सांसें भारी हो गई थी। कैसे पहचान लेते हैं कि हम आपके पास है। चंद्रमुखी अपनी की मीठी आवाज में उसे जवाब देते हुए, हमारी दिल की तेज धड़कन, और इस धड़कन में आपका नाम हमें चीख चीख कर बता देती है कि इसका मालिक इसके आस पास है। अच्छा तो क्या हम अपनी अमानत को ले सकते हैं। ये बस आपका इंतजार कर रही है, अब ही देर कर रहा हो। बहुत इंतजार करवाया है ना हमने आपको, हमने बहुत इंतजार कराया ना आपको। हमें आपसे कभी कोई शिकवा नहीं है। अगर इंतजार किया है तो हमने अपनी मर्जी से किया है। हमें बहुत नाज है कि हमने आपका इंतजार किया है। सेशन 2 इस हफ्ता के अंत में आ रहा है, लेकिन अगर मुझे अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिली तो मैं पूरी कहानी अपलोड नहीं करूंगा। क्या हमें तुम्हें सीने से लगाने की इजाजत है। रौनक राठौर को अपनी ही पत्नी को गले से लगाने की इजाजत है। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारे रौनक बाबू में। असल में रौनक और चंद्रमुखी की शादी बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। हम कह सकते हैं कि बचपन में, और रौनक चंद्रमुखी को भी इसी से कोई एतबार नहीं था। लेकिन जो भी राठौर परिवार के साथ हुआ उस वजह से इनकी यह मोहब्बत भी बिछड़ गई थी, जो आज आकर एक हुई है। रौनक उसको अपने सीने से लगा लेता है। उन दोनों के ही एक ठंडक, एक सुकून, एक बहुत ही प्यारा सा एहसास महसूस होता है। तो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और अनजाने में ही एक दूसरे पर अपनी पकड़ कस रहे थे। जैसे ही किसी एक पकड़ ढीली होने से दूसरा कहीं चला जाएगा। क्या आपने हमें याद किया है जैसे हम आपको हर गुजरती समय के साथ याद करते थे। याद उसको किया जाता है जिसको हम भूल जाए। आप तो हमारी सांसों में बसते हैं। हम सांस लेना भूल सकते हैं, लेकिन आपका नाम लेना नहीं। रौनक उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ता है और उसकी आंखों में मोतियों जैसे आंसू देखता है। वह नीचे झुककर उसकी आंखों में से आंसुओं को पी लेता है और उसकी आंखों में किस कर लेता है। दिखती है तुम्हारी आंखों में दुनिया हमारी, तुझसे ही रोशन है मेरी जिंदगी सारी। चंदू मुस्कराते हुए अब तो शायरी भी सीख गए।
रौनक भी हल्का सा मुस्कराते हुए, हाँ इतने दिन आपसे दूर थे तो थोड़ी शायरी करना सीख गए हैं, सोचा था कि जब आपसे मिलेंगे तो आपको सुनाई दे, लेकिन आज कुछ कहने को लग ही नहीं है, खुशी ही इतनी है। चंद्रमुखी फिर से उसके सीने से लग जाती है। रौनक भी उसको अपनी बाहों में भर लेता है। चंदू रौनक से हाइट में बहुत छोटी थी, वो बस उसके दिल तक ही पहुंचती थी। इसलिए जब भी चंदू उसके सीने से लगती तो वो उसकी धड़कनों अपना नाम सुनती और रौनक उसके सिर पर अपनी ठुड्डी रख लेता। चंदू और रौनक वही एक मेज पर बैठ जाते हैं। चंद्रमुखी का सिर अब रौनक के सीने पर था और रौनक के हाथों ने उसकी कमर को अपने हाथों में थाम रखा था। चंदू आसमाना में बिखरी चाँद की चांदनी को देखते हुए, आज रोशनी भी बहुत खुश है अपने चाँद से मिलकर। इसका भी इंतजार खत्म हो गया। रौनक उसके बालों पर किस करते हुए, चाँद ने भी अपनी चांदनी को उतना ही याद किया जितना चांदनी ने किया है। पता नहीं चंदू के दिमाग में क्या आता है, वो उस चाँद को देखते हुए जैसे चाँद के आसपास हजारों तारे हैं वैसे ही आपके पास भी थे। क्या आपको कोई पसंद नहीं आया? रौनक को मस्ती सूझती है, वो भी ऊपर देखते हुए आई थी। खूबसूरत भी बहुत थी। हाँ पसंद तो बहुत। अच्छा तो फिर उनके पास ही जाओ। हमारे पास क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करती है तो रौनक मुस्कराते हुए अपनी बाहों में कस लेता है। लेकिन हमारा दिल तो पहले ही एक झल्ली सी लड़की ने छीन लिया, तो हम बाकियों के साथ क्या ही कर लेते। उद्धरण चिन्ह। चंदू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रौनक उसके गाल पर किस करते हुए रंगीन है। जाने से ही हंसती रहा करो, तुम्हारी हंसी में ही तो मेरी दुनिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही सुकून से बैठे बैठे सो जाते हैं। अगली सुबह 4 बजे रौनक की आंख खुलती है तो ये सुबह उसकी सबसे खूबसूरत सुबह थी। यहाँ पर उसकी जान उसके साथ थी। वो इस सुबह को बहुत ज्यादा खुशनसीब मान रहा था। रौनक उसको अपनी बाहों में लेकर धीरे कदमों के साथ उसके बेड पर सुला देता है। फिर वो उसके सिर किस करता है और वहां से महल आ जाता है। वो धीरे कदमों से महल के अंदर जाता है कि तभी कोई उसकी पीठ पर हाथ रखता है। तो कौन है ये शख्स जिसने रौनक को चोरी छुपे बाहर जाते हुए पकड़ लिया? कैसी रहेगी रौनक? हाय चंद्रमुखी की चोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे लाइक जरूर दे दिया करो। अगर आपको कमेंट करने में परेशानी होती है तो मुझे आप सभी के लाइक और कमेंट का इंतजार रहता है। CH63 हैप्पी एंडिंग। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Comment for more episodes. दोस्तों हमारा इस कहानी का सफ़र यहीं तक था। अब ये कहानी आप इस चैप्टर के बाद ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिलों में थोड़ी सी जगह तो बनाई होगी। हाँ पता है कि थोड़ी जल्दी ख़त्म हो रही है, लेकिन अगर रिस्पांस अच्छा नहीं आता तो राइटर को ही लिखने की आगे इच्छा नहीं होती, इसलिए मैं इस कहानी को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती। अगर कभी भी आपके साइड से इस कहानी के दौरान कोई भी गलती हुई हो, याद किसी की भी कोई भावना को ठेस पहुंची हो, तो अपनी इस टाइटल को बच्चे समझकर माफ कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में। अब आगे। अगली सुबह चंद्रमुखी के घर वाले महल में रौनक और चंदू का रिश्ता पक्का करने आते हैं। चंद्रमुखी के पिताजी धीरज जी से सेशन 2 इस हफ्ता के अंत में आ रहा है, लेकिन अगर मुझे अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिली तो मैं पूरी कहानी अपलोड नहीं करूंगा। हुकुम सा, आपने इतने सालों तक आपकी अमानत को संभाल कर रखा, अब हमें हमारी जिम्मेवारी से मुक्त कर दीजिए। 11 उनकी पत्नी भी रजनी जी का हाथ थामते हुए, हाँ बाईसा राज, हमने देखा हमारी बच्ची की आंखों में सरकार का इंतजार, उसका इंतजार खत्म कर दीजिए। धीरज जी उनके सामने हाथ जोते हुए, ये अब कैसी बातें कर रहे हो? आप तो महान हो जिन्होंने हमारी अमानत का ध्यान का। हम तो खुद ही आने वाले थे हमारे रौनक की रौनक को लेने। रजनी जी बात आगे बढ़ाते हुए, जल्दी बारात आने वाली है जी, समधन जी तैयारियां कीजिए। चंद्रमुखी का परिवार की बातें सुनकर खुश हो जाता है। वही सबसे ज्यादा खुश तो मान से हुई थी। वह वहां से बाहर आकर अपनी सखी को सारी बातें बता देती है। जैसे ही वो अंदर वापस जाने वाली होती है कि उसकी टक्कर हमारे नीरज से हो जाती है। एक चक्कर में मानसी हमारे नीरज के आंखों के नीचे और चैन भी अपने साथ ले जाती है। नीरज को तो मानसी पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, वह भी आज से नहीं तब से ही जब से रौनक और चंदू का रिश्ता तय हुआ था।
उसके एहसासों का एहसास मानसिक भी था, लेकिन हमेशा उसके दिल में ही एक होती थी कि वह एक काम करने वाले की बेटी, वही नीरज हुकुमसा के परिवार से ताल्लुक रखने वाला, इसीलिए वह हमेशा अपने कदम पीछे खींच दी थी। उसने कभी भी कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। नीरज जाती हुई मानसी को देखते हुए सबको उनकी मोहब्बत मिल रही है, न जाने हमारी बारी कब आएगी, हमें कब हमारी मोहब्बत मिलेगी, हम तो बस इसी इंतजार में है। नीरज अपने बालों में हाथ चलाते हुए अंदर आता है। इस बात पर इंसान की उसकी इस ख्वाहिश को किसी ने पढ़ लिया था और वह मुस्कुराते हुए अंदर आ जाता है। वही अंदर सबके रिश्ते की बातें चल ही रही थी कि तभी वहां पर जीवन के आते हैं और चंद्रमुखी के पिता के सामने हाथ जोड़ते हुए, भाई साहब हम इस सिस्टर के साथ हमारे दूसरे बेटे का है रिश्ता भी जोड़ना चाहते हैं, हम आपकी मानसी के लिए हमारे नीरज का हाथ मांगना चाहते हैं। जीवन जी की बात सुनकर सभी की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर कभी नीरज को देखते हैं जिसके चेहरे का हाल ही बता रहा था कि वह कितना खुश है, और वही मानसी हो तो एक जड़ से छुपी खड़ी थी। बीना जी उसके पास आती है और अपने हाथ से एक कमकर निकालकर उसमें हाथ से पहनाते हैं कि हमारी होने वाली बहू के लिए उसकी सास की तरफ से पहला उपहार, हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस नालायक बेटे को सुधार देंगी। मानसी के लिए तो शेर उसके सपना सच होने के बराबर था। वह कहाँ धरती का एक तिनका थी, कहाँ नीरज उसके लिए चांद की रोशनी के समान, लेकिन आज जीवन जी ने उसके इनके को चांद की रोशनी दे दी थी। वह तो बहुत खुश थी। जब सबकी शादियां हो ही रही थी तभी आशुतोष ही आगे आता है और अपने साथ आशिका हाथ पकड़ते हुए, मुझे भी आशीष शादी करनी है। आशी हैरानी से आशुतोष को देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वही आशुतोष किले से उसके कान में, मुझे पता है कि मैंने हमेशा तुम्हें नकारा है, लेकिन मेरा यकीन मारो, मेरे दिल में एक और एक शख्स बसा है और वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और मुझे तुम्हारी हरकतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझसे पहले तुम्हें कोई और अपना ले। पहले तू आशीष उसके चरण एक क्षण सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन उसकी आखिरी बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वही इन सब के साथ तनिष्क, कनिका, पायल, मानव, मंत्रा, अग्नि की शादी भी तय हो जाती है। पंडित जी अगले दिन आकर सभी शादियों का मुहूर्त निकाल जाते हैं, जो कि ज्यादा 2 नहीं 4 दिन बाद था। तभी खुशी खुशी मिलकर सारी रस्में करते हैं और आखिर में सबकी शादी हो जाती है। सभी अपनी जिंदगी में हंसी खुशी थे। हाँ, सुमित का आज भी कहीं पता नहीं था, लेकिन उससे कोई चाल भी नहीं चली थी, और डायमंड मास्टर और रूसी के आदमी अभी भी उसको तलाश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद सुमित ने पहले ही आत्महत्या कर ली है, तभी तो वो किसी की पकड़ में नहीं आया। कुछ सालों बाद सभी जोड़ियों को उनके माता पिता बनने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सिरोही अपने प्यार की निशानी वंश को जन्म देती है। वही रौनक के घर भी हमारे छोटे सरकार सिद्धार्थ बाबू पहचानते हैं, जो कि बिल्कुल अपने पिता के जैसे थे, जिनके चेहरे पर रौनक नहीं थी। वही नीरज के घर उसके जैसा ही एक शरारती बेटा पैदा हुआ था, जिसको उसने अपने चाचा का नाम किया था अभिजीत का नाम दिया था। कनिका के घर भी एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही परी ने जन्म लिया था। आरसी के जल्दी एक लक्ष्मी ही आई थी, जिसका नाम आरोपी रखा गया। वही मंत्र और अगली ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम शिवराज रखा गया। सभी अपनी जिंदगियों में अपने बच्चों के साथ खुश थे। उन्होंने वह मशीन पर कभी उन पर नहीं आए थे जो कभी उन्होंने खेली थी। वह सभी अब हंसी खुशी उस महल में ही रहते थे। अब उस राज्य में भी कभी कोई भूखा नहीं सोता था, सभी हंसी खुशी से मिलजुल कर रहते थे। तो यही तक तन्हा हमारा इस कहानी का सफ़र। मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी और प्यार की दास्तां के साथ। 64 से .2 सबके लिए नफरत। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ हमारे इस कहानी का दूसरा सीजन लेकर। ये कहानी हमारे अगली पीढ़ी की है, तो चलिए मेरे साथ हम करते हैं इस नए सफ़र की शुरुआत। लेकिन उससे पहले प्लीज़ अब की मुझे अपना सपोर्ट जरूर देना। यही एक राइटर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी होती है, और विकेस भी। सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। सेशन 2 इस हफ्ता के अंत में आ रहा है, लेकिन अगर मुझे अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिली तो मैं पूरी कहानी अपलोड नहीं करूँगा। अब आगे बनारस पर यहाँ पर सभी अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए महादेव की शरण में आते हैं। यहाँ कन कन में सुधी है। वही उसी की घाट के बाहर बहुत सारी कास खड़ी थी। वही घाट के अंदर वहाँ पर 5 लड़के, जो दिखने से किसी हीरो या मॉडल को पीछे छोड़ दे। सब अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़े बैठे थे। वही पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे।
बेटा जाकर इन्हें गंगा में परवा कराइए। वो लड़के वहां से उठते हैं और इनके कहे के अनुसार परवाह कर आते हैं। उसके बाद वो वाहन पर डुबकी लगाकर बाहर आते हैं तो महापंडित वहां आते हैं। वो पांचों उनका आशीर्वाद लेते हैं। सदैव खुश रहो बच्चों, महादेव की नगरी से तुम अपनी खुशियां साथ लेकर जाओगे। बहुत जल्द तुम सबकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी आने वाली है। उनमें से एक लड़का वहां से जाते हुए हमारी रोशनी तो बहुत साल पहले ही छीन चुकी है। अब ना तो रोशनी की चाह है ना ही अंधेरे से सिकवा। वही उनमें से सबसे बड़ा लड़का माफी मांगते हुए से मैं माफी चाहता हूँ। आपको पता है ना उसके घाव आसानी से नहीं भरेगे। अपने भाई की तरफ जो इतनी